नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे स्पर्श हिंदी के गद्य खंड से पाठ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पाठ की लेखिका हैं बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल के चमोली जिले के बंपा गांव में 24 मई 1954 को हुआ था। बछेंद्री पाल को पहाड़ों पर चढ़ने का बचपन से बड़ा शौक था। वे पहाड़ पर हमेशा चढ़ना चाहती थीं। उनके इस शौक को देखते हुए उनके बड़े भाई को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और वे बछेंद्री पाल को पहाड़ पर चढ़ने से मना करते थे। लेकिन बछेंद्री पाल का जो छोटा भाई था, जो उनसे 6 वर्ष छोटा था, उसे उनका बड़ा भाई पहाड़ पर चढ़ने के लिए बहुत उकसाता था, उसे बहुत प्रेरित करता था कि वो पहाड़ पर चढ़े। यह बात बछेंद्री पाल को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह सोचती थी कि बड़ा भाई क्यों नहीं समझता है कि जब उनसे 6 वर्ष छोटा भाई पहाड़ पर चढ़ सकता है तो वह क्यों नहीं चढ़ सकती है। उनके मन में बार बार सवाल उठता था कि आखिर क्यों उनका जो बड़ा भाई है वह लड़कियों को कमजोर और नाजुक मानता है, क्यों लड़कियों को कोमल समझा जाता है कि वे पहाड़ पर नहीं चढ़ सकती। यह बात बछेंद्री पाल को बुरी अवश्य लगती थी। उनका बड़ा भाई उनसे मना भी करता था, लेकिन बावजूद उसके पहाड़ पर चढ़ने की बछेंद्री पाल की जो ख्वाहिश थी वह पूरी होती थी। और पूरा होने का जो प्रमुख कारण था वह था उनका विद्यालय। उनका जो परिवार था वह साल के कुछ महीने तक पहाड़ के ऊपरी गांवों में रहता था और कुछ माह तक पहाड़ के नीचे तराई के जो गांव होते उनमें रहता था। जब बछेंद्री पाल का परिवार तराई के गांव में रहता था तब बछेंद्री पाल को लगभग 5 से 6 मील प्रतिदिन पहाड़ पर चढ़ना और उतरना मिलता था। इससे वे बहुत प्रसन्न होती थी, लेकिन इसमें भी समस्या थी। समस्या यह थी कि बछेंद्री पाल विद्यालय जब जाती थी कुछ समय तक के चढ़ना उतरना चलता रहता था। उनका रुचिकर काम वे कर सकती थी, लेकिन 8वीं कक्षा पढ़ने के बाद में उनके जो पिता थे वह अपनी आर्थिक समस्या के कारण बछेंद्री पाल को आगे नहीं पढ़ा सकते थे। ऐसे में बछेंद्री पाल ने अपने पर्वत पर चढ़ने के शौक के लिए और अपने अध्ययन को जारी रखने के लिए सिलाई कढ़ाई करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। इस कार्य को करते हुए वे 10वीं कक्षा तक पढ़ सकी। 10वीं कक्षा तक पढ़ने के बाद तक भी पिता के हालात खराब थे। आर्थिक समस्या का कोई निदान नहीं निकल पाया था। पिता बछेंद्री पाल को आगे पढ़ाने में असमर्थ थे। उसी समय पर बछेंद्री पाल के जो विद्यालय के प्रिंसिपल थे उन्होंने बछेंद्री पाल के पिता को बछेंद्री को आगे पढ़ाने के लिए सहमत कर लिया। विभिन्न आर्थिक समस्याओं से संघर्ष करते हुए बछेंद्री पाल ने अपना अध्ययन जारी रखा। उन्होंने संस्कृत से एमए और फिर बीएड किया। जब बछेंद्री पाल का अध्ययन पूरा हुआ, अर्थात जब उन्होंने बीएड की शिक्षा प्राप्त कर ली, उसी समय पर हमारे देश में इंडियन माउंटेन फाउंडेशन के द्वारा एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने के लिए साहसी महिलाओं की खोज की जा रही थी। ऐसी महिलाओं की खोज की जा रही थी जो पर्वत पर चढ़ सकने का साहस रखती हो। बछेंद्री पाल ने इस अभियान दल में हिस्सा लिया। हिस्सा लेने के साथ में उनकी जो बचपन की रुचि थी वह तो स्वाभाविक सी बातें की जागृत थी ही। उन्होंने इसके लिए कठिन परिश्रम भी किया और ट्रेनिंग जब उनकी चल रही थी उसी ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने 7500 मीटर ऊंचा जो मानचोटी स्थल है उस स्थल पर पहुंचने की कामयाबी हासिल की। और इस कामयाबी के हासिल करते ही बछेंद्री पाल एवरेस्ट की शिखर की यात्रा के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो गई और
बहुत अधिक अभ्यास करने के बाद में आखिर वह दिन आया जब बछेंद्री पाल को एवरेस्ट के शिखर की यात्रा प्रारंभ करनी थी। तो यह यात्रा कैसे प्रारंभ हुई, इसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या रोमांचक घटनाएं घटी, कैसे एवरेस्ट शिखर पर बछेंद्री पाल पहुंची, यही सब उन्होंने एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा के अंतर्गत कलमबद्ध किया है। तो आइए पढ़ते हैं एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप में पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात को साफ कर सके। नमचे बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान और यहीं के आसपास के गांवों के होते हैं। यह नमचे बाजार ही था जहां मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। यह नाम मुझे अच्छा लगा। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल देखा, जो पर्वत शिखर पर लहराता हुआ एक ध्वज के समान लग रहा था। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक गति से हवा चलने के कारण बनता था, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी अधिक लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था, विशेषकर खराब मौसम में। यह मुझे डराने के लिए काफी था। फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुंचे, हमें हिम संकलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धंसकने से लोहत्से की ओर एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खसक आई थी। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक कुली की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए थे। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु को भी आम आदमी को सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। उपनेता प्रेमचंद, जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक दल ने कैंप 1, जो कि हिमपात से ठीक ऊपर है, वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर और झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की बड़ी नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है। हिमपात के अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक किए गए सभी कार्य व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का कार्य दोबारा करना पड़ सकता है। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। एवरेस्ट शिखर को पहले मैंने 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से। बेस कैंप पहुंचने से दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। मैं भौचक्की खड़ी रह गई और एवरेस्ट, लोहत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। हिमपात अपने आप में एक तरह बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल मच जाती है, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती हैं और अन्य कारणों से भी अचानक प्रायः खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और
इस दरार का गहरे लंबे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही डरावना था। इससे भी ज्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहे। लेखिका बताती हैं कि उन्होंने अपने एवरेस्ट शिखर की यात्रा का जो अभियान प्रारंभ किया था वह 7 मार्च से प्रारंभ किया था। 7 मार्च को उन्होंने दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज की यात्रा से इस यात्रा को प्रारंभ किया था। उनके इस यात्रा के पहले ही एक अन्य दल इस स्थल तक पहुंच गया था ताकि वह विभिन्न प्रकार के कार्यों को जो है संपादित कर सके, बेस कैंप बनाया जा सके और हिमपात का जो रास्ता है वह रास्ता हिमपात का साफ कर सके। तो इस प्रकार से एक मजबूत दल पहले रवाना हो चुका था। बचेंद्री पाल और उनका दल 7 मार्च को दिल्ली से रवाना हुआ। लेखिका यहाँ पहुंची। काठमांडू पहुंचकर उन्होंने नमचे बाजार और अन्य स्थलों को देखा। नमचे बाजार के संदर्भ में लेखिका कहती हैं कि शेरपा लैंड नमचे बाजार का जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक बहुत महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है, नगर का क्षेत्र है। और जितने भी शेरपा होते हैं वह शेरपा इस स्थल या इसके आसपास के जो गांव हैं उनसे होते हैं। अर्थात यहाँ से जो यात्रा एवरेस्ट के लिए की जाती है, एवरेस्ट की यात्रा पर इन दलों के साथ में चलने वाले जो कुली हैं, जो शेरपा हैं, वह अधिकांश इसी स्थल पर होते हैं। इसी स्थल से लेखिका ने एवरेस्ट के शिखर को पहली बार देखा था। इससे पहले तक के लेखिका ने कभी भी एवरेस्ट के शिखर को प्रत्यक्ष आंखों से नहीं देखा था। यह उनका पहला अनुभव था जब वे यहाँ से एवरेस्ट की चोटी को देख रही थी। वही एवरेस्ट की चोटी जो उनका लक्ष्य थी, जहाँ तक के उन्हें पहुँचना था, जिसके लिए उन्हें यह यात्रा प्रारंभ करनी थी। इस स्थल पर नेपाली लोग एवरेस्ट की चोटी को सागर माथा कहकर पुकारते हैं। लेखिका इस सागर माथा नाम को सुनकर भी बहुत अधिक प्रभावित और प्रसन्न हुई। यह उनको नाम अच्छा लगा। उन्होंने एवरेस्ट के शिखर को यहाँ से देखा, लेकिन देखने के बाद में वे देखती हैं कि शिखर के ऊपर एक बड़ा सा ध्वज का अर्थ होता है झंडा, बड़ा सा झंडा दिखाई दे रहा है। तो आखिर ये झंडा कैसे दिखाई दे रहा है, जो बिल्कुल इस प्रकार से नहीं था कि स्पष्ट कि वह कपड़े से बना हुआ हो, वस्त्र से बना हुआ हो, लेकिन ध्वज जैसी आकृति उन्हें दिखाई दी। इस ध्वज के संदर्भ में उन्होंने बताया है कि यह जो दृश्य उन्हें ऊपर दिखाई दे रहा था, जो एक झंडे के समान दिखाई दे रहा था, वह तब दिखाई देता है जब 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से या गति से हवा चलती है और इस तेज हवा के चलने पर चोटी पर जो सूखा भुरभुरा बर्फ होता है वह उड़ने लगता है और उड़कर वह शिखर पर ध्वज के समान आकृति बना देता है। और यह कोई छोटी मोटी आकृति नहीं होती है, जो बहुत कम सूक्ष्म जो दिखाई दे रही है लेखिका को नमचे बाजार से, वास्तव में शिखर पर उसकी दूरी या उसकी लंबाई जो है वह 10 किलोमीटर तक की होती है, जो एक अपने आप में काफ़ी बड़ी जगह होती है। तो 10 किलोमीटर या उससे भी अधिक लंबा यह स्थल हो सकता है। तो इतना बड़ा जो ध्वज है वह इतनी निचाई से लेखिका को दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर लेखिका प्रसन्न भी हुई। और यहाँ लेखिका को एक और अनुभव हुआ। यह अनुभव था खराब मौसम का। चूँकि पहाड़ी तूफान ऐसे स्थलों पर अक्सर आते रहते हैं और इन पहाड़ी तूफानों का सामना अभियान दल को हमेशा करना होता है और विभिन्न प्रकार की कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए उन्हें आगे बढ़ना होता है। बचेंद्री पाल इन सब बातों को जानती थी और वे चाहती थी कि वे स्वयं भी इन चुनौतियों का सामना करें। जब अपनी इस यात्रा को प्रारंभ कर बचेंद्री पाल अपने दल के साथ में 26 मार्च को पेरिस पहुंची, तो पेरिस पहुंचने के साथ में जो हिम संकलन की घटना हुई, इसमें एक शेरपा कुली की मृत्यु को सुनकर लेखिका को बहुत बुरा लगा। इस दुखद समाचार से लेखिका प्रभावित हुई और उन्हें पता चला कि जो हादसा हुआ है हिम संकलन के कारण, वह हादसा उनके अपने दल के साथ में हुआ है, जिसके अंतर्गत जितने भी दल के लोग थे, जितने भी शेरपा कुली इस दल में थे, उनमें से एक की मृत्यु हो गई है और 4 घायल हो गए हैं।
इस समाचार को सुनकर लेखिका और उनका जो दल था, जो समूह जो इस शिखर की यात्रा कर रहा था, वह अवसाद में गिर गया, डिप्रेशन में चला गया कि आखिर ऐसे कैसे वे आगे के रास्ते को तय करेंगे, उनकी यात्रा कैसे हो सकेगी। इस दुखद समाचार से वे बहुत अधिक प्रभावित हो गए, अवसाद की स्थिति से घिर गए। उसी समय पर अपने दल में अवसाद की स्थिति को देखकर उनके दल के जो नेता थे, जिनका नाम था कर्नल खुल्लर ने अपने इस दल को और बचेंद्री पाल को बताया कि एवरेस्ट शिखर की जो यात्रा है वह अपने आप में एक बहुत बड़ा और बहुत महान अभियान है। इस अभियान के अंतर्गत यदि कभी कभी इत्तेफाक से ऐसी परिस्थिति आ जाए कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, कोई आदमी मारा जाए, तो इसे सहज रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए, इसे साधारण ही समझा जाना चाहिए, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, इतना बड़ा अभियान है, इतना महान अभियान है, तो इसके अंतर्गत घटनाएं दुर्घटनाएं होना स्वाभाविक है। उन घटनाओं दुर्घटनाओं और चुनौतियों को स्वीकार करते हुए दल को आगे बढ़ना चाहिए। कर्नल खुल्लर की इन बातों से दल प्रभावित हुआ, उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई और उन्होंने अपने आप को आगे की यात्रा के लिए तैयार किया। इस दल के जो उपनेता थे उनका नाम प्रेमचंद था। प्रेमचंद जी 26 मार्च को पेरिस लौट आए। यह अग्रिम दल के साथ में गए थे, जिसका कार्य था आगे पहुंचकर दल के लिए हिमपात का जो रास्ता है वह साफ करना, उन्हें झंडियों से चिन्हित करना, विभिन्न प्रकार से रेखांकित करना, ताकि जो दल एवरेस्ट तक की जाने की यात्रा कर रहा है उसे समस्या न आए, उसे पता चले कि आखिर उसे किस रास्ते पर जाना है, तो दल भटके भी ना। तो एक दल जो है इस प्रकार के कार्य मुख्य दल के पहले करता है। प्रेमचंद जी पेरिस वापस लौटे और उन्होंने बताया कि यह सब कार्य उन्होंने कर दिया है, बर्फ को काटकर रास्ता व्यवस्थित कर दिया गया है, झंडियों से चिन्हित कर दिया गया है, विभिन्न प्रकार के जितने साधन संसाधनों की उपयोगिताओं को ध्यान में रखते हुए, आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जो कार्य दल के लिए किए जाने थे वे सब कर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार का खराब मौसम चल रहा है, हिमस्खलन हो रहा है, इस कारण से यह जो रास्ता उनके द्वारा साफ किया गया है, जो कार्य प्रेमचंद के दल के द्वारा किया गया है, वह बेकार हो सकता है और हालात ऐसे हैं कि उन्हें यह कार्य दोबारा भी करना पड़ सकता है। इस बात को सुनकर बचेंद्री पाल और उनके दल को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने विचार किया कि आखिर चुनौतियां सामने जो है फिर से खड़ी हुई है कि जो कार्य कर दिया गया है उसे दोबारा करना पड़ सकता है, अर्थात समस्याएं छोटी नहीं हैं। फिर भी बचेंद्री पाल का जो दल था वह आगे बढ़ा, वे बेस कैंप तक के पहुंचे। बेस कैंप में पहुंचने के बाद में बचेंद्री पाल के दल को एक और मृत्यु की खबर मिली। उन्हें पता चला कि उनके समूह का एक और व्यक्ति जो है मृत्यु को प्राप्त हो गया है। इस बार जलवायु अनुकूल न होने के कारण रसोई सहायक की मृत्यु हुई थी। दल का जो रसोई में कार्य करने वाला सहायक व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो गई थी। बचेंद्री पाल ने कहा है कि निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे, अच्छी स्थिति नहीं थी, हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन हम फिर भी आगे बढ़ रहे थे। अभी तक लेखिका ने 2 बार एवरेस्ट के शिखर को देखा था, दूर से निहारा था। बेस कैंप पर पहुंचने के बाद में लेखिका ने एवरेस्ट पर्वत के साथ में जो अन्य श्रेणियां हैं, उसके आसपास की जो अन्य श्रृंखलाएं हैं, उनको देखकर लेखिका भुजक्की रह गई। अभी तक दूर से वे एवरेस्ट को देख रही थी, लेकिन जब उन्होंने अन्य पर्वत श्रृंखलाओं को भी देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने यहाँ से एवरेस्ट के साथ में लहत्से और नुत्से की श्रेणियों को भी देखा। ऐसी श्रेणियां जहाँ से बर्फ की टेढ़ी मेढ़ी नदियाँ दिखाई दे रही थी। यहाँ लेखिका इन नदियों को, इन बर्फ की चोटियों को निहारती रही, उनसे प्रभावित भी हुई। लेकिन समस्या अपनी जगह पर थी। हिमपात जो यदा कदा हो रहा था, हिमपात ऐसी अवस्था को कहते हैं जब बर्फ के जो खंड होते हैं, खंड अर्थात जो टुकड़े होते हैं, वे अव्यवस्थित ढंग से गिरते हैं। तो ये कोई बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े नहीं होते हैं, यह बर्फ के बड़े बड़े पिंड होते हैं, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, जिन्हें हिमपिंड कहा जाता है। ये बहुत अव्यवस्थित ढंग से गिरते हैं। और लेखिका ने बताया कि हमें ऐसा बताया गया कि जो ग्लेशियर है उसके बहने से जो बर्फ में हलचल होती है, जब ग्लेशियर बहता है
तो बर्फ के अंतर्गत हलचल होगी। और हलचल का जो कारण है वह कारण तो ठीक, लेकिन उसका जो परिणाम है वह परिणाम इस प्रकार से होता है कि जब ग्लेशियर अर्थात बर्फ की नदी बहती है तो वह अपने साथ में विभिन्न बड़ी बड़ी चट्टानों को तत्काल अर्थात उसी क्षण गिरा देती है। बर्फ की बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं, जो बड़े बड़े टुकड़े हैं, वे अव्यवस्थित ढंग से नीचे की ओर गिरते हैं और इस कारण से हालात बहुत अधिक खराब हो जाते हैं। इन हालातों का जो है इस स्थिति से जायजा लगाया जा सकता है कि जो बड़े बड़े हिमखंड गिरते हैं या सीधे धरातल अर्थात जो बर्फ का तल है अर्थात जो भूमि का तल है वहां पर जब गिरता है तो उस स्थान पर गहरा गड्ढा हो जाता है और वह लंबे चौड़े गहरे हिमविदर के अंतर्गत बदल जाता है। ऐसा सोचना कि कोई बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा नीचे गिर गया है और उसके गिरने से भूमि अर्थात बर्फ के चट्टान की तरह ही दिखाई देने वाली जो भूमि है वह अंदर धंस चुकी है और उसमें दरारें पड़ चुकी है, इस बात को विचार करते ही लेखिका का दिल दहल गया। इस बात को सोचना ही उसे डरावना लगा कि यह बहुत अधिक खतरनाक स्थिति है। लेकिन दूसरी ओर यह भी सत्य था कि उन्हें यह जानकारी स्पष्ट रूप से थी कि उनका यह जो यात्रा प्रवास है अर्थात उनकी यह जो यात्रा है, इस यात्रा के दौरान प्रतिदिन वे जितना आगे बढ़ेंगे लगभग 1 दर्जन लोग, 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 12 लोग प्रतिदिन इस हिमपात से प्रभावित होंगे अर्थात उनका दल प्रतिदिन हिमपात से प्रभावित होगा ही होगा। आगे लेखिका कहती है कि दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना, हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिक कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। तीसरा दिन हिमपात में कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई करने का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। रीता, गोबू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। कर्नल फुलर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहले पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम 2 महिलाएं ही थी, अंगदोरजी, लोपसांग और गगन बिस्सा। अतः साउथ पोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। यह संतोषजनक प्रगति थी। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेंजिंग अपनी सबसे छोटी पुत्री डेकी के साथ हमारे पास में आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया था कि प्रत्येक दल के सदस्य को प्रत्येक शेरपा कुली से बात करनी चाहिए। जब मेरी बारी आई तो मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तेंजिंग हंसे। उन्होंने मुझसे कहा एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट था कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें एवरेस्ट 7 बार जाना पड़ा था। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लोहसे की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए सुंदर रंगीन नायलॉन से बने तंबू के कैंप 3 में थी। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। लोपसांग, तरशिंग मेरे तंबू में थे। एंडी शेरपा तथा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी। रात्रि के 12:30 बजे के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई और साथ ही जोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज मेरे शरीर को कुचलती हुई चली जा रही है। मुझे सांस लेने में कठिनाई होने लगी रही थी।
यह क्या हो गया था? एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लॉहत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बन गया था। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया था। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई। लोब्सांग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने लगा और तुरंत ही अत्यंत तेजी से उन्होंने मुझे बचाने की कोशिश की। थोड़ी सी देर में सीधा सा अर्थ था मृत्यु। बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ के कड़े जमे हुए बर्फ की खुदाई की। मुझे उस बर्फ की कब्र से बाहर खींच लाने में वे सफल हो गए। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे। 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्रायः सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे खुद के बनाए हुए स्ट्रेचर से लिटाकर नीचे लाया गया। हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने खुलकर शब्दों में कहा, यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य है। सभी पुरुष सदस्यों को चोटें और टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़े और कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी? जी हाँ। क्या तुम वापस जाना चाहोगी? जी नहीं, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुंची, मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर एकत्रित किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, उसने मुझे चाय और पानी गर्म करते हुए देखा कि जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ में चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ को लेकर बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे की सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस में जूस और दूसरे में गर्म पानी भरकर नीचे जाने का निश्चय किया। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू के बाहर कदम रखा। जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र के बाहर आ रही थी, मेरी मुलाकात मीनू से हुई। की और जय अभी कुछ पीछे थे। मुझे जय जेनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने कृतज्ञतापूर्वक चाय वगैरह पी, लेकिन मुझे और आगे जाने के लिए रोकने की कोशिश की। मगर मुझे की से मिलना था। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा। वह मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री? उसने मुझसे दृढ़तापूर्वक कहा। मैं भी औरों की तरह पर्वतारोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? की हंसा। उसने पेय पदार्थ से अपनी प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट नहीं लाने दिया। थोड़ी देर बाद साउथ कोल में लाहाटू और बिस्सा हमसे मिलने के लिए नीचे उतर आए और हम सब साउथ कोल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाया और चाय बनाई। कुछ बिस्किट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगदौरजी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। अंगदौरजी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे, इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी पर चढ़कर साउथ कोल पर वापस आ जाना था अथवा प्रयास छोड़ देना था। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे पूछा, क्या मैं उसके साथ में जाना चाहूंगी? एक दिन में ही साउथ कोल की चोटी तक के जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रमसाध्य होगा। इसके अलावा यदि अंगदौर जी के पैर ठंडे पड़ गए तो उन्हें लौटा कर लाने में भी जोखिम था।
फिर भी मुझे अंगदौड़ पर विश्वास था और साथ साथ में आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय हमारे साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। सुबह 6:20 पर जब अंगदौर और मैं साउथ कोल के बाहर निकलने लगे तो दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही उपस्कर में काफी सुरक्षित और गर्म थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई शुरू की। अंगदौर एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जमे हुए बर्फ की सीधी व ढलान चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादर बिछी हो। हमें बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा कि उस जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांत काट सके। मैंने उस खतरनाक स्थल पर हर कदम अच्छी तरह से सोच समझकर उठाया। 2 घंटे के से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदौर ने पीछे मुड़कर मुझसे कहा, क्या मैं थक गई हूँ? मैंने जवाब दिया, नहीं, जिसे सुनकर वे अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। उन्होंने कहा, पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर में 1 बजे तक के पहुंच जाएंगे। अपने इस तथ्य के अंतर्गत या विवरण के अंतर्गत लेखिका ने आगे बताया है कि जिस प्रकार से वे अपने इस यात्रा में एक आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे, लेकिन जब उन्हें पता ही था कि प्रतिदिन 12 लोग उनके दल के इस तूफान से प्रभावित होंगे, तब भी उन्होंने अपनी इस यात्रा को निरंतर जारी रखा। अगले दिन हिमपात के अंतर्गत आगे बढ़ने के लिए उनका प्रशिक्षण किया जाना था। इस प्रशिक्षण के अंतर्गत डॉक्टर मीनू मेहता ने एल्युमिनियम की सीढ़ियों पर से चढ़ना, अस्थायी पुल बनाना, रस्सियों की सहायता से विभिन्न प्रकार के स्थलों पर चढ़ना उतरना, सीढ़ियाँ बनाना और बर्फ की आड़ी तिरछी जो दीवारें हैं, जो जगह हैं, उन पर रस्सियों को बांधना आदि तमाम प्रकार के प्रशिक्षण के अंतर्गत ट्रेनिंग दी गई। उन्हें सिखाया गया कि उन्हें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तीसरे दिन हिमपात में बेस कैंप के बाद में जो एक कैंप आता था, उस कैंप 1 पर सामान ढोकर अर्थात अपना सामान उठाकर चढ़ाई करने का अभ्यास भी करवाया गया। लेखिका अपने दल के साथ में इस अभ्यास में आगे बढ़ रही थी। रीता और गोबू उनके साथ था। उनके पास में एक वॉकी टॉकी भी था। इस वॉकी टॉकी के माध्यम से ही वे अपने आगे बढ़ने की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। जब कर्नल खुल्लर को उन्होंने जानकारी दी कि वे कैंप 1 पर पहुंच गई तो कर्नल खुल्लर बहुत अधिक खुश हुए, क्योंकि भारत के इतिहास में कैंप 1 तक के पहुंचने वाली 2 महिलाएं थीं। उन 2 महिलाओं में से एक बछेंद्री पाल भी थी। अंगदौर जी और लोकसांग इत्यादि के बारे में लेखिका ने बताया कि वे साउथ पोल तक के पहुंच गए थे और वहां पहुंचकर उन्होंने कैंप 4 लगा दिया था। इस स्थिति को देखते हुए एक संतोषजनक स्थिति, आशाजनक स्थिति लेखिका और उसके दल को लगी। अब लेखिका का यह जो कार्यक्रम है अपनी गति से बढ़ रहा था। इसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जो चल रही थी यात्रा के अतिरिक्त, उन गतिविधियों के संदर्भ में लेखिका बताती है कि बेस कैंप के अंतर्गत जब वे थी तो तेंजिंग नाम का जो व्यक्ति था, उसकी जो पुत्री थी जिसका नाम था डेकी, वे उसके पास में उनसे मिलने के लिए आए थे और उन्होंने ऐसी बातचीत की थी कि भाई सभी लोगों को, दल के जितने भी समूह के सदस्य हैं, उन सबको आपस में अपना परिचय देना चाहिए। शेरपा कुली इत्यादि जो हैं उनसे भी उनका परिचय प्राप्त करना चाहिए। लेखिका ने भी अपना परिचय दिया और यह कहकर दिया कि वह नौसिखिया है। नौसिखिया उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसे संपूर्ण जानकारी वह अभी अभी सीखने वाला होता है, अर्थात उसने अभी अभी सीखना प्रारंभ किया हुआ है, उसे उसके बारे में कोई भी अनुभव नहीं है। तो लेखिका ने अपने स्वयं के बारे में कहा कि वह नौसिखिया हैं और एवरेस्ट उनका पहला अभियान है, अर्थात इससे पहले उन्होंने किसी भी पर्वत की जो है चढ़ाई नहीं की है। लेकिन तेंजिंग ने उनकी इस बात को सुनने के बाद में प्रसन्नता प्रकट करते हुए जो है हंसा और कहा कि यह उनका भी पहला अभियान है, अर्थात बछेंद्री पाल की तरह उनका भी एवरेस्ट पहला अभियान है। लेकिन
साथ में यह भी स्पष्ट हुआ कि इससे पहले तेंजिंग 7 बार एवरेस्ट पर जा चुके थे, अर्थात वे 7 बार जो है इस प्रकार से जो है इस एवरेस्ट की यात्रा कर चुके थे, अर्थात उनके लिए एवरेस्ट पर जाना नया नहीं था, वे 7 बार यह प्रयास कर चुके थे। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत उन्हें विभिन्न प्रकार के अनुभव थे। इसी अनुभव के आधार पर बहुत आत्मविश्वास से उन्होंने बछेंद्री पाल के कंधे पर हाथ रखा और उन्हें कहा कि वे देखकर ही बहुत पक्की पर्वतीय लड़की लगती है, जिन्हें देखकर कहा कि वे बहुत अधिक पर्वतीय हैं, अर्थात उनकी कद काठी इत्यादि को देखकर उनके पर्वतीय होने का अंदाजा लगाया सकता है। आपने भी बछेंद्री पाल को देखा होगा क्योंकि वे विज्ञापन में टीवी पर आपको दिखाई दी होगी। ये और बातें कि आप उन्हें पहचानते नहीं हैं, तो स्वाभाविक सी बात है अब आप बछेंद्री पाल को पहचानते हैं, उनके बारे में आप जान चुके हैं। जब भी बछेंद्री पाल का विज्ञापन आया तो आप उन्हें जरूर अब पहचान लेंगे। तो बछेंद्री पाल की कद काठी को देखकर तेंजिंग ने उन्हें कहा कि वे पक्की पर्वतीय लड़की लगती है और वे पहले ही प्रयास में शिखर पर पहुंच जाएगी। यह सुनकर लेखिका को भी प्रसन्न हुई। अब लेखिका ने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि वे 15-16 मई को जो है बुद्ध पूर्णिमा का दिन था, 1984 का समय था। तब जो है अपने बेस कैंप 3 तक की यात्रा कर चुकी थी, अर्थात वे इस समय पर बुद्ध पूर्णिमा के दिन कैंप 3 में थी और इस कैंप में उनके साथ में 10 अन्य लोग थे जो अपने अपने तंबुओं में रुके हुए थे। अर्धरात्रि का समय था, अर्थात कैंप में सभी लोग अपने अपने तंबुओं में आराम कर रहे थे। लेखिका भी गहरी नींद में सोई हुई थी। लगभग 12:30 बजे रात्रि को लेखिका ने महसूस किया कि कोई बहुत सख्त चीज उनसे, कठोर चीज उनसे टकराई है। इस चीज के टकराने के कारण लेखिका की नींद खुल गई और नींद खुलने के साथ में उन्हें लगा कि बहुत जोरदार धमाका हुआ है और जोरदार धमाका होने के साथ में उन्होंने यह भी महसूस किया कि कोई बहुत ठंडी चीज है जो उनके शरीर के ऊपर से होकर गुजर कर जा रही है और उन्हें साथ में कुचलती भी जा रही है, नीचे दबाती भी जा रही है, जिसके कारण लेखिका को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। यह जो स्थिति थी यह एक बहुत खतरनाक स्थिति थी। अब लेखिका को समझ में आया जो उनके सामने था असल में वह हिमपात था। बहुत बड़ा बर्फ का हिमपिंड उनके कैंप के ऊपर अर्धरात्रि में गिर गया था, जो ग्लेशियर टूटकर नीचे आया था। लोहत से ग्लेशियर से जो टूटकर आया था वह विशाल हिमपुंज उनके इस तंबू को, उनके इस स्थल को, कैंप को तहस नहस कर चुका था और उन्होंने महसूस किया था कि एक्सप्रेस ट्रेन की गति से यह ग्लेशियर से नीचे आया हुआ बर्फ का बड़ा सा हिस्सा था जो ढलान से सीधे नीचे हमारे तंबू को, कैंप को तहस नहस कर चला गया था। कैंप के प्रत्येक व्यक्ति को चोट लगी थी। लेखिका को आश्चर्य सिर्फ इसी बात का था कि जब उनको पता चला बाद में किसी की मृत्यु नहीं हुई। इतने बड़े आश्चर्यजनित घटनाक्रम के अंतर्गत सुखद क्षण बस यही था या खुशखबरी बस यही थी, किसी की मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन हाथ पैर हड्डियां बहुत से लोगों की टूट गई थी। ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत लेखिका ने आगे बताया कि शायद वे भी इस समय पर जीवित नहीं होती। उन्हें जो है लोब्सांग के द्वारा बचा लिया गया। लोब्सांग ने इस स्थिति में तुरंत ही स्वयं को संभाल लिया, अपनी स्विच छुरी से बर्फ को काटने का काम शुरू किया, तंबू तक का जो रास्ता साफ करने का कार्य शुरू किया और अत्यंत बहुत अधिक तेजी से भी बछेंद्री पाल को बचाने में जुट गए। उन्होंने बहुत अधिक कोशिश की। यदि देर हो गई तो इसका सीधा सा अर्थ था कि देर हो जाने के कारण सिर्फ दबे हुए व्यक्ति की, जो बर्फ के नीचे व्यक्ति दबा हुआ है, उसकी मृत्यु ही होगी। तो उन दबे हुए व्यक्तियों में से एक लेखिका भी थी। यदि लोब्सांग के द्वारा अपनी स्विच छुरी से तेजी से बर्फ नहीं काटा जाता तो लेखिका की मृत्यु हो जाती। लेखिका ने कहा है कि मुझे बर्फ की कब्र से लोब्सांग ने तुरंत बाहर खींच लिया, तब उनकी जान में जान आई, अर्थात वे मृत्यु से बच गई और लोब्सांग उन्हें बचाने में सफल रहे। सुबह तक के इस घटनाक्रम की जानकारी सभी को हो चुकी थी। सारे सुरक्षा दल आ चुके थे और 16 मई को सुबह
विभिन्न प्रकार के जो दल के लोग थे उन सब दल के लोगों को बेस कैंप तक के पहुंचाया जा रहा था उपचार के लिए। कुछ से हाथ से बनाए हुए जो स्ट्रेचर थे उन स्ट्रेचरों पर लाद कर दल के लोगों को ले जाया जा रहा था जिनकी हड्डियां टूट चुकी थी। इस समय पर इतनी ऊंचाई पर इस कैंप में सुरक्षा दल के द्वारा लोगों को सहायता पहुंचाने का जो कार्य किया गया वह बहुत अधिक साहसी था। बहुत अधिक साहस उस कार्य को करने के लिए होना चाहिए था। यह सुरक्षा कार्य जबरदस्त साहसिक कार्य था जिसे करने में दल के लोग सफल रहे। दल के जो 9 सदस्य थे उन सभी पुरुष सदस्यों की हड्डियां टूट चुकी थी। उन्हें बेस कैंप पहुंचाया जा रहा था। ऐसे में कर्नल खुल्लर जो इस कैंप तक के पहुंचे थे वे तेजी से बचेंद्री पाल की ओर पहुंचे क्योंकि उन्हें साधारण चोटें लगी हुई थी। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत जो हादसे को उन्होंने सहन किया था, जो उनके समक्ष से होकर गुजरा था, जिससे वे मृत्यु से बाल बाल बची थी, इस हादसे से कहीं बचेंद्री असहज तो नहीं है, अपना फैसला बदलना तो नहीं चाहती है। इसीलिए बचेंद्री पाल से कर्नल खुल्लर ने पूछा कि जब यह हादसा हुआ तुम भयभीत थी? लेखिका ने जवाब दिया हाँ, अर्थात वह बहुत अधिक डर गई थी इस अवस्था को देखते हुए। इस पर कर्नल खुल्लर ने उनसे पूछा कि क्या वह वापस जाना चाहती हैं, अर्थात इस अभियान को छोड़कर यदि वह वापस जाना चाहें, लौटना चाहें तो वे जा सकती हैं। लेकिन बिना हिचकिचाए हुए बचेंद्री पाल ने ना कह दिया, अर्थात उन्होंने इनकार कर दिया कि वे वापस जाना नहीं चाहती। तो यह एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। ऐसी अवस्था में जब मौत आपके बिल्कुल नजदीक से पास से होकर गुजरी है, कुछ क्षण पहले आप बर्फ की कब्र के अंदर थे और आपको पता है कि प्रतिदिन ऐसे हादसे होते रहेंगे, हिमपात होता रहेगा, ग्लेशियर टूटकर गिरते रहेंगे, हर दिन तूफान का सामना करना पड़ेगा। तो जरूरी नहीं है कि जिंदगी बचे ही बचे, लेकिन ऐसी अवस्था में बड़े साहस के साथ में, बड़े आत्मविश्वास के साथ में बचेंद्री पाल ने लौटकर जाने से मना कर दिया और तय किया कि वे आगे की यात्रा करेंगे। अपने इस आगे की यात्रा में बचेंद्री पाल अब साउथ कोल पहुंच गई। साउथ कोल की जब तैयारी उन्होंने शुरू की थी तो अपने साथ में जो मुख्य संसाधन उन्हें चाहिए थे, जिसमें खाना, कुकिंग गैस, ऑक्सीजन के सिलेंडर इत्यादि सब उन्होंने जुटाए और जुटाने के बाद में जो है वे अपनी इस यात्रा की ओर बढ़ गई थी। अपने यात्रा के साथ में जो उनके सहयात्री थे, जिसमें की, जय और मीनू विशेष रूप से थे, उनके कारण बचेंद्री चिंतित थी क्योंकि वे तो वहां तक के पहुंच गई थी, लेकिन जिन लोगों के साथ में उन्हें आगे की चढ़ाई करनी थी वे अभी तक उस स्थल तक के नहीं पहुंचे थे। ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत लेखिका ने उनकी प्रतीक्षा करते हुए, उनका इंतजार करते हुए तय किया कि क्यों ना मैं वापस नीचे जाऊं और अपने साथ में पेय पदार्थ ले जाऊं। पेय अर्थात पीने का जो पदार्थ है, चाय इत्यादि, पानी इत्यादि, वो मैं लेकर जाऊं और साथ में जो अपने ये जो सहयात्री हैं जो पीछे छूट गए हैं उनकी मैं सहायता करूं। उनको चूंकि वे भारी सामान लेकर आ रहे हैं, बिना ऑक्सीजन के ऊपर तक के चढ़ाई कर रहे हैं और ऑक्सीजन की कमी के कारण व्यक्ति को थकान स्वाभाविक सी बात है कि बहुत अधिक होती है और ऐसे में वे भारी सामान लेकर चढ़ेंगे तो उनकी गति जो है धीमी होगी। इसी कारण से उनके जो सहयात्री थे वे पीछे रह गए थे। लेखिका ने निश्चय किया कि वे अपने सहयात्रियों की सहायता के लिए जाएंगी और उन्होंने पेय पदार्थ इत्यादि तैयार किया और अपने तंबू से वे बाहर निकली। बाहर बहुत अधिक बर्फीली हवा चल रही थी, लेकिन जो है उन्होंने एक थर्मस में जूस भर रखा था और दूसरे थर्मस में उन्होंने जो है गर्म चाय भर रखी थी, अर्थात अपनी सुविधा के अनुरूप जिसको जो पेय पदार्थ पीना है वह अपनी रुचि के अनुसार पी सकता है। इसीलिए इस प्रकार की सुविधा के साथ में लेखिका नीचे की ओर गई। उनकी मुलाकात जल्दी ही मीनू से भी हो गई और मीनू ने उन्हें बताया कि की और जय भी पीछे आ रहे हैं। जय भी उन्हें रास्ते में मिल गया। जय की भी उन्होंने आवभगत की, उसे जो है चाय वगैरह पिलाई। जय ने इस बात के लिए लेखिका का धन्यवाद भी किया। अब बचा की, जो उनके साथ में आगे का सहयात्री था, जिसे लेखिका के साथ में चढ़ाई करनी थी, लेकिन वो बहुत अधिक पीछे रह गया था। लेखिका जब की के पास में पहुंची, इतना चढ़ाई करने के बाद में पुनः जब उन्हें विश्राम करना था तो अपने तंबू में विश्राम न करने के बाद में इन संसाधनों के साथ में वे इतने नीचे तक के पहुंची तो की उनको देखकर हक्का बक्का रह गया, मतलब बहुत अधिक चौंक गया। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि कोई आपकी सहायता करने के लिए पुनः विश्राम करने के बजाय नीचे आया है और आपके लिए
जो है चाय वगैरह लेकर आया है। इस बात से की आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन लेखिका ने उसे बताया चूंकि वह पर्वत दल की सदस्य है, वह अपने समूह और दल की सहायता करना जानती है और पूर्ण रूप से वह स्वस्थ है, अस्वस्थ भी नहीं है जिससे वे सहायता नहीं कर सकती थी, अर्थात सभी रूप से वह सक्षम है, इसीलिए वह उनकी सहायता करने के लिए आई है। की ने उनकी सहायता तो प्राप्त नहीं की, हाँ उनके द्वारा जो पेय पदार्थ ले जाए गए थे उनका सेवन जरूर की ने किया, लेकिन अपना सामान उन्होंने बछेंद्री को नहीं उठाने दिया। और इस प्रकार से जो है बछेंद्री पाल पुनः साउथ कोल कैंप पर अपने इन मित्रों के साथ में पहुंच गई। साउथ कोल वह स्थान है जो पृथ्वी पर सबसे अधिक कठोर अर्थात ठोस स्थान के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी पर दूसरी अन्य कोई जगह नहीं है जहाँ पृथ्वी इतनी अधिक कठोर हो, अर्थात यह एकमात्र स्थल है जो पूरी पृथ्वी पर सबसे अधिक कठोर होने के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जैसे तैसे जो भी स्थल था, इस कठोर भूमि पर लेखिका के द्वारा अपने कैंप में अपने इन सह यात्रियों के साथ में विश्राम किया गया अगले दिन की चढ़ाई के लिए। अगले दिन की चढ़ाई के लिए लेखिका सुबह 4 बजे उठ गई, क्योंकि अब उन्हें पता था कि यहाँ से उन्हें एवरेस्ट के शिखर की यात्रा प्रारंभ करनी है, अर्थात वह अपनी इस यात्रा का बहुत अधिक हिस्सा पूरा कर चुकी थी। अब सफलता जब उनके नज़दीक आने वाली थी तो वह उसके लिए बहुत अधिक उत्साहित थी। सुबह 4 बजे उठ गई थी, उन्होंने बर्फ़ को पिघलाया, चाय बनाई, चाय बनाकर पी, इसके साथ में उन्होंने जो है बिस्किट और चाय के साथ में चॉकलेट का हल्का नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद में लगभग 5:30 बजे वे अपने तंबू से बाहर निकले। जब वे तंबू से बाहर निकली तो उन्होंने देखा कि अंगदौर जी बाहर खड़े हुए हैं, इसके अलावा कोई भी तंबू के आसपास नहीं है, अर्थात सभी उनके जो सहयात्री थे, सभी दल के जो सदस्य लोग थे, वे सब आराम कर रहे थे। अंगदौर जी ऐसे व्यक्ति थे जो बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करने वाले थे। अब ये बहुत बड़ी बात है, ऊंचाई पर जितना अधिक हम जाते हैं उतनी ऑक्सीजन की कमी होती जाती है, तो ऑक्सीजन आपके लिए बहुत अधिक आवश्यकता है। जितनी ऊंचाई पर आप जाएंगे उतना ऑक्सीजन का प्रतिशत कम होगा और आपके लिए समस्या उत्पन्न होगी। लेकिन जो है अंगदौर जी बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करने वाले यात्री थे। अब जब वे बिना ऑक्सीजन के यात्रा करते थे तो समस्या जो थी वह यह भी थी कि उनके पैर बहुत अधिक ठंडे पड़ जाते थे। यदि पैर अधिक ठंडे पड़ गए तो अन्य और बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती थी। इन सब समस्याओं से बचने का जो है उनके पास जो उपाय था वह यह था कि वे रात्रि के समय पर जो है अपनी यात्रा ना करें, वे अपनी यात्रा सुबह जल्दी प्रारंभ करें और रात्रि से पहले लौट आए, अर्थात एक ही दिन में चोटी तक के जाना और वापस लौट आना किसी चुनौती से कम नहीं था। लेखिका ने विचार किया कि यदि वे अंगदौर जी के साथ में चढ़ाई करती है तो उन्हें एक ही दिन में वापस जाना पड़ेगा और वापस आना पड़ेगा, और दूसरा यदि रास्ते में अंगदौर जी के जो है पैर ठंडे पड़ गए ऑक्सीजन की कमी के कारण, तो वे क्या करेगी, उन्हें पुनः लौटाकर कैसे लेकर आएगी। तो इन सब चुनौतियों के बीच में भी लेखिका ने तय किया कि वे चढ़ाई अंगदौर जी के साथ में करेगी, क्योंकि अंगदौर जी ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार भी कर लिया कि उस समय तक के उनके कैंप में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो बछेंद्री पाल के साथ में यात्रा करना चाहता था, वो भी इतना जल्दी सुबह। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत जब कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं था, अंगदौर जी ने उनसे कहा तो बछेंद्री पाल मान गई और बछेंद्री पाल ने अपनी इस यात्रा को अंगदौर जी के साथ में प्रारंभ किया। 6:30 बजे अंगदौर जी के साथ में साउथ कोल से बाहर निकलते ही जो दिन निकला था उस दिन की शुरुआत के साथ में ही लेखिका और अंगदौर जी ने अपनी चढ़ाई को चोटी के लिए प्रारंभ किया। लेखिका ने अपने उपस्कर में, यह एक प्रकार का वस्त्र होता है जो पर्वतारोहियों के द्वारा पहना जाता है, इसे उपस्कर कहा जाता है। इस उपस्कर के अंतर्गत जो आरोही होते हैं अर्थात जो पर्वतारोही रहते हैं, जो पर्वत पर चढ़ते हैं, ये सुरक्षित होते हैं और ये इससे गर्मी भी प्राप्त करते हैं, क्योंकि बर्फ के आसपास जो वातावरण है, इतनी ऊंचाई पर जो वातावरण है उसमें बहुत अधिक ठंड होती है। यह उपस्कर पर्वतारोहियों को गर्मी भी प्रदान करता है।
अब बगैर रस्सी के यह चढ़ाई की जानी थी, लेकिन फिर भी अंगदौर जी एक निश्चित गति से ऊपर की ओर चल रहे थे। लेखिका ने भी अपने अंगदौर जी के साथ में इस चढ़ाई में किसी भी प्रकार की समस्या को या बाधा को उत्पन्न नहीं किया। वे भी बराबर से उनके साथ में चल रही थी। लेखिका ने आगे कहा है कि जमे हुए बर्फ की सीधी ढलाव चट्टानें इतनी सख्त और बुरबुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हों। हमें बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा कि जिससे हम जमे हुए बर्फ को धरती पर फावड़े के दांत काट सके। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम को अच्छी तरह से सोच समझकर उठाया। हम 2 घंटे से कम समय में ही शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदौर जी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि मैं थक गई हूँ। मैंने जवाब दिया नहीं, जिसे वे सुनकर आश्चर्यचकित हुए और आनंदित हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाला जो दल था वह शिखर कैंप पर पहुंचने में उसने 4 घंटे लगाए थे। यदि हम इसी गति से चलते रहे तो शिखर पर दोपहर में 1 बजे तक के पहुंच जाएंगे। लाहाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे तब वह हमारे पास पहुंच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद में हमने फिर चढ़ाई शुरू की। लाहाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदौर जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लाहाटू एक हाथ में रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ रखी थी। लाहाटू ने ध्यान दिया कि हम इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रहे हैं। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाया, मैंने महसूस किया कि सपाट और कठिन चढ़ाई मेरे लिए अब आसान हो गई है। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके बुरबुरे बर्फ के कणों के चारों ओर उड़ रहे थे, जिससे दृश्य शून्य तक के आ गई थी। क्षमा चाहूंगी, जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया है। मेरी सांसें मानो रुक गई थी। मुझे विचार कौंधा की सफलता बहुत नजदीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं पहली भारतीय महिला थी। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति एक साथ खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। हमने पहले बर्फ के फावड़े से खुदाई की और अपने आप को सुरक्षित कर स्थिर किया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी। बर्फ को अपने माथे पर लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुंबन लिया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, थोड़ी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। जैसे मैं उठी, मैंने अपने हाथ जोड़े और अपने रज्जू नेता अंगदौर जी के प्रति आदर भाव से मैं झुकी। अंगदौर जी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया। मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के ही एवरेस्ट पर दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी। उन्होंने मुझे गले लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने बहुत अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुंचे और उन्होंने फोटो लेना शुरू किए। इस समय तक के लाहाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी थी। जब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया, कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत अधिक प्रसन्न थे। उन्होंने मुझे बधाई देते हुए कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। वे बोले कि तुम्हें अपने देश पर और देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। लेखिका आगे
अपने इस यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत बताती है कि जो चढ़ाई उन्होंने अंगदौर जी के साथ में की थी, उसमें जो आगे का पड़ाव था, उसके अंतर्गत उन्होंने देखा कि बर्फ़ की बहुत अधिक ढलान वाली और सख्त चट्टानें हैं, भुरभुरी बर्फ़ है और चारों तरफ देखने से ऐसा लग रहा है जैसे शीशे की अर्थात कांच की जो चादर है वह चारों ओर बिछाई हुई है। ऐसी परिस्थिति में आगे बढ़ने के लिए लेखिका को फावड़ा चलाना पड़ा, बर्फ को फावड़े से काटना पड़ा और अथक प्रयास के बाद में लेखिका शिखर कैंप पर पहुंच गई। शिखर कैंप वह स्थल था जो चोटी से पहले लेखिका के अंगदौर जी के साथ में बनाया गया था। यहाँ पर उन्होंने विश्राम किया था। इस विश्राम स्थल पर जब अंगदौर जी ने लेखिका से पूछा कि ये बात थक गई है, तो लेखिका ने इनकार किया। अंगदौर जी को बड़ा जो है आश्चर्य हुआ और प्रसन्नता भी हुई कि लेखिका थकी नहीं है, वह आगे की चढ़ाई आसानी से कर सकती है। और उन्होंने बताया कि पिछले जो दल था उस दल ने यहाँ से चोटी तक पहुँचने के लिए 4 घंटे का समय लगाया था और जिस गति से वे चल रहे हैं, जिस स्थान पर वे पहुँच गए हैं, उस स्थान तक जो है यदि हम जाएंगे और इसी गति से हम चलते रहे तो हम दोपहर 1 बजे तक के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच जाएंगे। अंगदौर जी का यह अंदाज़ा बिल्कुल सही भी रहा। इस समय तक के लाहाटू यहाँ इनके नज़दीक तक के पहुंच गया था। दक्षिण शिखर पर जो है लेखिका और उनके मित्र अंगदौर जी ने चाय पी और लाहाटू जो अपने साथ में नायलॉन की एक रस्सी लाया था, इस रस्सी के सहारे पर लाहाटू ने आगे की चढ़ाई का प्रबंध किया। लेखिका और अंगदौर जी इस रस्सी को पकड़कर आगे की चढ़ाई करने लगे। लाहाटू ने इस रस्सी को बीच में से संतुलन बनाने के लिए पकड़े रखा। देखिए कितनी अच्छी बात है कि विभिन्न प्रकार के जो पर्वतारोही होते हैं उनका जो दल होता है उस दल में उनके सहयोगी या कुली और शेरपा भी होते हैं जो बहुत अधिक निष्ठावान होते हैं। ये एवरेस्ट तक की यात्रा करने में पूर्ण योगदान पर्वतारोहियों का करते हैं और पूरी यात्रा का संपादन इन पर्वतारोहियों से करवाता है या बिना श्रेय प्राप्त किए निरंतर अपना कार्य करते रहते हैं। तो उनमें से एक ऐसा लाहाटू भी था जिसने पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल को यह यात्रा करवाई। उसने जब बछेंद्री पाल के ऑक्सीजन के सिलेंडर को देखा, उसकी गति को देखा, तो उसने तुरंत ही सिलेंडर में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई। क्योंकि ऑक्सीजन की आपूर्ति कम थी इसलिए लेखिका अपनी गति बढ़ा नहीं पा रही थी, वह अधिक गति से जो है आगे की ओर नहीं बढ़ पा रही थी, उसे थकान महसूस हो रही थी। लेकिन लाहाटू ने जब ऑक्सीजन सिलेंडर पर जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई तो मात्रा बढ़ने के साथ में ही एक नई ऊर्जा लेखिका को प्राप्त हो गई और वह और गति से आगे बढ़ने लगी। दक्षिण शिखर की इस यात्रा के दौरान जब बहुत अधिक गति से हवा बहने लगी और जब यह हवा बह रही थी तो यह जो बुरबुरे बर्फ के जो सूखे कण उड़ रहे थे, ये वही कण थे जो लेखिका ने ध्वज के समान पहली बार नमचे बाजार से एवरेस्ट शिखर पर जो झंडा फहराता हुआ देखा था। ऐसा लगा था कि कोई ध्वज शिखर पर फहरा रहा है। ये वही ध्वज था जो भुरभुरे बर्फ के रूप में उड़ रहा था। लेखिका ने इस ध्वज को बहुत नज़दीक से यहाँ पर देखा और पाया कि यह तो जो ध्वज है या जो भुरभुरा बर्फ है, इसके उड़ने से दृश्य में शून्यता आ गई, अर्थात कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया है, आगे पीछे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और जो चढ़ाई थी वह चढ़ाई एकदम ऊपरी ओर से जो चढ़ रही थी वह अब ढलान के रूप में इस प्रकार से आ गई कि ढलान के साथ में वह सीधे नीचे जा रही थी। किसी प्रकार का कोई रास्ता यहाँ पर नहीं था। जब लेखिका ने ऐसा महसूस किया तो उसके सांसों की गति रुक गई और उसने अनुभव किया अत्यधिक रोमांच के अंतर्गत की सफलता बिल्कुल उसके नज़दीक है, वह चोटी पर पहुंच चुकी है, अर्थात यहाँ सिर्फ ढलान ही ढलान है, वह शिखर पर पहुंच चुकी है और यह ऐसा स्थल है कि जहाँ पर बैठने तक की जगह नहीं है, अर्थात यह एवरेस्ट की चोटी ही है। तो 23 मई 1984 को दोपहर के 1:07 पर लेखिका अपने सहयात्री अंगदौर जी और लाहाटू के साथ में एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई या
पहली बार हुआ था कि कोई भारतीय महिला एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची थी। एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचकर जो है सबसे पहला कार्य था स्वयं को सुरक्षित करना, क्योंकि चोटी पर इतनी जगह ही नहीं होती है कि आप बैठ सके। ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत चोटी पर स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए पहले जगह बनानी होती है। यदि आपने ध्यान नहीं रखा तो सीधी ढलाने, यह ढलान सीधे नीचे की ओर जाती है तो सुरक्षा का बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करती है। तो पहले लेखिका ने फावड़े से बर्फ की खुदाई की और थोड़ी सी अपने लिए जगह बनाई, स्वयं को सुरक्षित किया। सुरक्षित करने के बाद में वे घुटनों के बल पर बैठ गई और बैठने के बाद में उन्होंने यहाँ से जो है बर्फ को अपने माथे पर लगाया, अर्थात उसको नमन किया। फिर सागर माथे को अर्थात एवरेस्ट की चोटी को चूमा और उसके बाद में बारी आई ईश्वर के धन्यवाद देने की। उन्होंने अपने थैले में से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला, छोटी सी पूजा अर्चना की, अर्थात ईश्वर की आराधना उन्होंने इस स्थल पर की, ईश्वर को धन्यवाद दिया। फिर लाल कपड़े में उन्होंने अपनी इस पूजा सामग्री को लपेटा और वहीं बर्फ में दबा दिया। इसके बाद में उन्होंने अपने माता पिता का ध्यान किया, अर्थात इस उपलब्धि के समय में उन्होंने अपने माता पिता को भी याद किया। उसके बाद में वे उठी और उन्होंने अपने रज्जु नेता, अर्थात रज्जु का अर्थ होता है रस्सी, वह रस्सी जिसे पकड़कर अंगदौर जी और बछेंद्री पाल चल रही थी, तो वह उनके रज्जु नेता हुए। तो उन्होंने अंगदौर जी का भी धन्यवाद दिया और उनको बधाई दी कि वे दूसरी बार बिना ऑक्सीजन के ऊपर तक की चढ़ाई कर सके। इस उपलब्धि के साथ में, इस बधाई के साथ में अंगदौर जी ने भी बछेंद्री पाल को कहा कि दीदी तुमने बहुत अच्छी चढ़ाई की है, और इस प्रकार से अंगदौर जी ने भी बछेंद्री पाल को बधाई दी। अब इस बधाई की संयोजना के अंतर्गत, अर्थात बछेंद्री पाल और अंगदौर जी जब आपको एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, उस समय पर जो लाहटू था, लाहटू ने वाकी टॉकी से दल के नेता कर्नल खुल्लर को इस बात की सूचना दी बछेंद्री पाल और अंगदौर जी एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच गए हैं। जब वॉकी टॉकी बछेंद्री पाल के हाथ में दिया गया तो बछेंद्री पाल को कर्नल खुल्लर ने बधाई दी। अपनी इस अनूठी उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए कर्नल खुल्लर ने उनसे कहा कि वह उनके माता पिता को बधाई देना चाहते हैं और अब इस समय पर जब वह पुनः लौटेंगी तो यह लौटने का जो अवसर होगा, यह संसार वह बिल्कुल नहीं होगा जैसे वह पीछे छोड़कर गई थी। अर्थात स्वाभाविक सी बात है कि जब वे गई थी तब वे पहली भारतीय महिला नहीं थी, वे एक साधारण महिला थी, मात्र बछेंद्री पाल थी जिन्होंने एवरेस्ट की यात्रा की थी। लेकिन जब वे पुनः लौट रही हैं तो एक नए संसार में लौट रही हैं, वह संसार जो उन्हें जानेगा कि वह पहली भारतीय महिला है जो एवरेस्ट शिखर की यात्रा कर सकी है, जो एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने का साहसिक कार्य कर सकी है। तो इस प्रकार से बछेंद्री पाल ने अपने इस यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत एवरेस्ट शिखर की यात्रा के संपूर्ण वृत्तांत को कलमबद्ध किया हुआ है। आपको बछेंद्री पाल के इस यात्रा वृत्तांत की जानकारी को प्राप्त कर अच्छा लगा होगा और आप स्वाभाविक सी बातें अब बछेंद्री पाल को और भी अधिक जानने का प्रयास करेंगे। वे कहाँ हैं, क्या कर रही हैं और उनके अन्य क्या क्या उपलब्धियां हैं। नमस्कार।